नमस्कार। उत्तराखंड की खास खबरें देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल खेरनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त जारी कर दी है। इसके तहत उत्तराखंड के 8,27,000 किसानों को लाभ मिला है। प्रदेश में किसानों को कुल 184.25 करोड़ रुपए की धनराशि सीधे उनके बैंक खातों में डीटीपी के माध्यम से ट्रांसफर की गई है। देहरादून में आयोजित कृषक संवाद कार्यक्रम में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद थे। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार भी किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। इस दौरान उन्होंने राज्य में चल रही किसान हितैषी योजनाओं का जिक्र किया। कार्यक्रम में कृषि मंत्री गणेश जोशी और अन्य आला अधिकारी भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री धामी ने बताया कि राज्य में एप्पल और कीवी मिशन जैसी योजनाओं से काश्तकारों को फायदा हो रहा है। वहीं पॉली हाउस के निर्माण में भी किसानों की सहायता की जा रही है। उन्होंने कहा कि इन प्रयासों से किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिल रही है। इस योजना के तहत पात्र किसान परिवारों को सालाना 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है, जो 2,000 रुपये 3 बराबर किस्तों में मिलती है। यह धनराशि सीधे किसानों के बैंक खातों में भेजी जाती है, जिससे उन्हें खेती से जुड़ी जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलती है। किसान सम्मान निधि 2018 से ये योजना प्रारंभ करी और उसकी आज 20वीं किस्त देश के अन्नदाता भाई बहनों को, किसानों को समर्पित की, उनके बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से डाली। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और आदरणीय कृषि मंत्री जी का बहुत धन्यवाद करता हूँ। देवभूमि उत्तराखंड के भी हमारे 8,27,000 किसानों के खातों में आज ये राशि पहुंची है और पहली बार देश की आज़ादी के लंबे कालखंड के बाद 60 वर्ष बीत जाने के बाद श्री नरेंद्र मोदी जी देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने किसानों को एहसास कराया कि वो परिश्रमी हैं, वो देश के अन्नदाता हैं और उनका भी हर प्रकार से उनका अभिनंदन होना चाहिए, उनकी चिंता होनी चाहिए और जो काम वो देश के लिए और दुनिया के लिए सभी प्राणियों के लिए अन्न उगाने का अपनी मेहनत से करते हैं, कहीं ना कहीं उनको उस रूप में प्रोत्साहन भी होना चाहिए। इसी को लेकर किसान सम्मान निधि योजना प्रारंभ करी। आज देश के अंदर किसानों के हित में अनेक ऐतिहासिक निर्णय लिए गए हैं, जिनके कारण से किसान अपनी आय को दुगना कर रहे हैं, नई नई तकनीकी नवाचारों को अपना रहे हैं। शोध और अनुसंधान के क्षेत्र में चाहे स्वेल हेल्थ कार्ड हो, मानधन योजना हो, किसान सम्मान निधि हो, लखपति दीदी योजना हो, ड्रोन दीदी योजना हो, अनेक योजनाओं के माध्यम से किसानों के जीवन स्तर लगातार ऊपर बढ़ाया जा रहा है। देखिए, जब से 2014 से प्रधानमंत्री जी ने देश की कमान संभाली है, तो जितनी चिंता सीमा पर बैठे हुए जवान की करते हैं, उतनी क्यों भाई भारत के किसान की करते हैं, तो हमारा अन्नदाता है। और आज 20वीं किस्त उन्होंने बनारस से जारी की है और हमारे प्रदेश के भी 8 लाख से अधिक किसानों को इसका लाभ मिला है। और जो किसानों की आय दुगने करने की बात मोदी जी करती हैं, उस दिशा में ये एक बहुत सार्थक कदम है। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी का विशेष आभार व्यक्त करता हूँ और उन्हीं के पदचिन्हों पर चलते हुए आज हमारे युवा मुख्यमंत्री जी लगातार कृषि के क्षेत्र में जितने भी मांगे हम करते हैं, 50,000 से अधिक पॉली हाउस हम लगा रहे हैं। मिलेट्स के लिए 73 करोड़ की व्यवस्था हमने की है। ड्रैगन के लिए हम पॉलिसी लाए हैं, एप्पल के लिए हम पॉलिसी लाए हैं। इसी प्रकार जो सेब टूटने के बाद कोल्ड स्टोर की हमारे यहाँ समस्या थी, उसके लिए हम पॉलिसी लाए हैं। सबसे ज़्यादा MSP है तो मंडुवे का है और हमारा जो आज मिलेट्स है पूरे देश में सबसे बेहतर है। और हाउस ऑफ हिमालय की लॉन्चिंग प्रधानमंत्री जी ने की थी। आज अपने जितने हमारे उत्पाद हैं समूह के, उनको उसके नीचे लाकर हम उसके मार्केट को बढ़ा रहे हैं और किसानों की आय मजबूत करने की दिशा में हमारी सरकार काम कर रही है। इसके लिए मैं अपने मुख्यमंत्री जी का विशेष आभार व्यक्त करता हूँ कि जितनी भी मांगे हम प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री जी से करते हैं वो मांगे हमारी पूरी होती है। देखो साहब, ये तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की देन है कि नया भारत नई योजना कभी आज तक किसी किसान को सम्मान निधि का नियम जारी नहीं हुआ और ये मोदी जी की देन है जो किसान को
2,000 रुपये 6,000 रुपये साल में प्राप्त होते हैं, जिससे उसका आर्थिक सहयोग मिलता है। किसान को सही तरीके से अपने कहीं ना कहीं खर्च करे तो उसका सहयोग अवश्य मिलता है। किसान सम्मान निधि का भरपूर फ़ायदा मिल रहा है और हमें इसे अपनी आगामी फसल में लगाने के लिए मदद मिलती है। हम पीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बार बार हृदय से धन्यवाद अदा करते हैं। वह देश के हित के लिए बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और ऐसे ही करते रहे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 20वें पीएम किसान सम्मान निधि की जारी की गई। प्रधानमंत्री मोदी ने बनारस उत्तर प्रदेश के बनोली गांव से पीएम किसान सम्मान निधि 20वें किस्त जारी की। विकासनगर के किसानों ने इसका लाइव प्रसारण विकासनगर की मंडी समिति सभागार में देखा। इस अवसर पर किसानों ने पीएम किसान सम्मान निधि की जमकर तारीफ की और कहा कि जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा पीएम किसान सम्मान निधि योजना लागू की गई है, तब से किसानों को इसका बहुत लाभ मिल रहा है। आप सब सुविधा ले ली, ना तो खाद की परेशानी, ना बीज की परेशानी, न दवाई डालना खेत में, ना उसकी परेशानी। अब परेशानी है, मोदी जी ने सब दूर कर। जैसे कि आज जो है किसान सम्मान निधि का जो है आज जो है 20वीं किस्त जारी हो रही है, क्या लगातार आप लोगों के पास जो किस्तें जो है किसान निधि आ रही है? आ रही है, किसान नीति आ रही है साहब, किसान नीति आ रही, पेंशन हमारी आ रही, हमें कई चीज़ की दिक्कत है। आप अपने किसान भाइयों को और क्या संदेश देना चाहेंगे? किसान भाइयों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? किसान भाई इस टाइम बड़े खुश हैं, छोटे बड़े सब उसी में आगे सब खुश हैं। हमारी जय जयकार करके मोदी जी ने समाधान हो भी रहा, अभी कुछ है तो है, लेकिन समाधान बहुत हो गया। पहले से बहुत अच्छा समाधान हो गया। जी 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 जी, बीज का, खाद का, हर चीज़ का सब हो गया। जैसे कि आज 20वीं किस्त जारी कर रहे हैं मोदी जी वर्चुअल मीटिंग के साथ, क्या इससे पहले किस्तें समय से पहुंची हैं? हाँ जी, पहुँची, समय से पहुँच सकती, हमारे सब समय से पहुँची। किसान लोग इससे खुश हैं? खुश, सब किसान खुश है। खुश क्यों नहीं होंगे? फ्री के मिल रहे हैं, खुश तो होंगे। काम जो करना है तो करना ही है, ये किस्त फ्री मिल रही है, खुश तो होगा किसान, क्यों नहीं खुश होगा? किसान सम्मान निधि को लेकर सर्वप्रथम तो सरकार को धन्यवाद देना चाहूँगा, जो किसानों के लिए विशेष आवश्यकता महसूस करते हुए किसान सम्मान निधि किसानों के हित में जारी की है। लेकिन इसमें थोड़ा बहुत इतना ज़रूर मैं कहना चाहूँगा कि कुछ इसमें हल्की फुल्की खामियाँ रही है, जैसे कि बहुत सारे किसानों का रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाता या अकाउंट बार बार चेंज होते रहते हैं। इसमें एक सरकार ऐसी व्यवस्था बनाए कि ये बार बार ये अकाउंट की व्यवस्था जो है वो गड़बड़ाए ना। आज जो है माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो है बनारस से जो है ये किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त जारी की है और इस संबंध में जो हमने जो है लाइव प्रसारण की योजना की थी हमारी, और हमारे यहाँ लगभग जो है 115-120 किसानों ने भाग लिया। लगभग 200-250 किसानों का प्रोग्राम था, लेकिन आज जो है हर जगह प्रोग्राम है, तो किसान जो है कुछ इधर कुछ उधर जो है कई जगह चले गए, तो लगभग फिर भी हमारा लगभग 115-120 किसान जो है इस कार्यक्रम में उन्होंने पार्टिसिपेट किया। चमोली जनपद के हेलंग में टीएचडीसी की ओर से निर्माणाधीन विष्णुगाढ़ पीपलकोटी जल विद्युत परियोजना के डैम साइट हेलंग पर शनिवार को भूस्खलन हो गया, जिसमें परियोजना निर्माण कार्य कर रहे 8 लोग घायल हो गए थे। घटना की सूचना मिलने पर तहसील प्रशासन, पुलिस, एसडीआरएफ और स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर पहुंची, जहां रेस्क्यू कर सभी घायलों को चिकित्सालय में भर्ती करा दिया गया है। जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने बताया कि हेलंग में हुई घटना के दौरान किसी भी व्यक्ति के हताहत होने की सूचना नहीं है। घटना में 8 लोगों के घायल हुए हैं, 4 लोगों की टीएचडीसी चिकित्सालय में उपचार किया जा रहा है, जबकि गंभीर रूप से घायल 2 लोगों को स्वामी विवेकानंद अस्पताल पीपलकोटी में उपचार किया जा रहा है। वहीं पीपलकोटी में ही एक व्यक्ति का प्लास्टर करवाया जा रहा है, जबकि एक गंभीर घायलों को मेडिकल कॉलेज श्रीनगर रेफर किया जा रहा है। आज सुबह हेलंग के पास जो विष्णुगाढ़ परियोजना है उसमें कुछ पहाड़ दरकने की सूचना प्राप्त हुई थी और ये टीएचडीसी की साइट है जहां करीब 300 मजदूर कार्यरत थे और जिस साइट पे पत्थर गिर रहे थे वहां अप्रॉक्सीमेटली 70 मजदूर थे और जब पत्थर गिरने स्टार्ट हुए तो सभी ने भाग के अपनी जान बचाई। कोई कैजुअलिटी की सूचना नहीं है। 8 लोग घायल हुए थे जिनको टीएचडीसी परिसर पे ही फर्स्ट ट्रीटमेंट किया गया है
और 4 लोग जिनको थोड़ी गंभीर चोटें थीं उनको पीपल कोटी विवेकानंद हॉस्पिटल में लाया गया है और वहाँ अभी बताया जा रहा है कि एक के पैर में प्लास्टर करने की आवश्यकता पड़ रही है और एक पेशेंट ऐसा है जिसका एमआरआई स्पाइनल स्क्रीनिंग होना है। उसके लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था करते हुए उनको श्रीनगर मेडिकल कॉलेज भेजा जा रहा है, जहां एमआरआई की रिपोर्ट के आधार पर स्पष्ट हो पाएगा कि इंजरी किस लेवल की है। कोई हताहत नहीं है और जितनों को सामान्य चोट थी सबको डिस्चार्ज किया जाएगा और टीएचडीसी को निर्देशित किया गया है कि साइट की सुरक्षा सुनिश्चित होने के बाद ही वहां कार्य आरंभ किया जाए। सोनप्रयाग से गौरीकुंड के मध्य सड़क मार्ग बाधित होने के कारण विगत कुछ दिनों से अस्थायी तौर पर केदारनाथ की यात्रा रुकी हुई थी। इस दौरान सुरक्षा बलों की मदद से वैकल्पिक पैदल मार्ग से वापस लाया जा रहा था। आज मुख्य सड़क मार्ग जो कि कुछ हद तक पैदल चलने लायक हो चुका है, पर आवागमन सुचारू होने पर सोनप्रयाग से यात्रियों के ग्रुप को गौरीकुंड होते हुए केदारनाथ के लिए भेजा गया है। पुलिस अधीक्षक रुद्रप्रयाग ने बताया कि क्षतिग्रस्त हुए स्थल पर वाहनों के आवागमन शुरू होने तक श्रद्धालुओं को तकरीबन 22 किलोमीटर पैदल केदारनाथ धाम की यात्रा करनी होगी। बारिश होने की दशा में यहां पर यात्रियों की सुरक्षा के दृष्टिगत आवागमन को अस्थायी तौर पर रोका जाएगा। साथ ही यात्रियों से अपील की है कि मौसम पूर्वानुमान के अनुसार ही अपनी यात्रा करें। श्री हेमकुंड साहिब की पवित्र यात्रा पूरे उत्साह और भक्ति के साथ जारी है। इस वर्ष अब तक 2,28,000 से अधिक श्रद्धालु गढ़वाल हिमालय की गोद में बसे इस पवित्र तीर्थस्थल के दर्शन कर चुके हैं। सिख धर्म के सबसे महत्वपूर्ण तीर्थों में से एक श्री हेमकुंड साहिब अपनी आध्यात्मिकता और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए विश्वविख्यात है। इस वर्ष अनुकूल मौसम ने यात्रा को और भी सुगम बनाया है। सामान्य वर्षा और सुव्यवस्थित मार्ग प्रबंधन के कारण ऋषिकेश से गोविंद घाट तक का पर्वतीय मार्ग सुरक्षित और निर्बाध बना हुआ है। पहाड़ी क्षेत्र में होने वाले छोटे मोटे भूस्खलनों को त्वरित कार्रवाई द्वारा शीघ्र हटाया गया, जिससे यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा सुनिश्चित हुई है। श्री हेमकुंड साहिब प्रबंधक ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री नरेंद्र जीत सिंह बिंद्रा ने सभी श्रद्धालुओं से आग्रह किया है कि वे इस अनुकूल मौसम का लाभ उठाकर जल्द से जल्द अपनी यात्रा की योजना बनाएं। उन्होंने कहा कि श्री हेमकुंड साहिब की पवित्रता और हिमालय की शांति का अनुभव करने का यह एक सुनहरा अवसर है। ये यात्रा 10 अक्टूबर 2025 को समाप्त होगी, इसलिए भक्तजन समय रहते दर्शन का लाभ उठाएं। ट्रस्ट सभी श्रद्धालुओं का इस पावन यात्रा में हार्दिक स्वागत करता है। रुड़की के मलकपुर चुंगी स्थित होटल श्रीनिवास में सिविल लाइंस पुलिस और एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 8 युवतियों और 5 युवकों को आपत्तिजनक हालत में हिरासत में लिया है। गिरफ्तार लोगों में होटल का मैनेजर भी शामिल है। बताया जा रहा है कि इस होटल में लंबे समय से देह व्यापार का गोरख धंधा चल रहा था। ग्राहकों की डिमांड पर युवतियों को बाहर भी भेजा जाता था। कोतवाली प्रभारी मणिभूषण श्रीवास्तव के मुताबिक सभी से पूछताछ जारी है। नामों का खुलासा कार्रवाई पूरी होने के बाद किया जाएगा। बड़ी बात यह है कि शहर के बीचों बीच इस तरह का धंधा चल रहा था और प्रशासन की आंखों में धूल झोंकी जा रही थी। अब देखना होगा कि इस गोरख धंधे की जड़ें कितनी गहरी हैं और किन रसूख तारों से इसका कनेक्शन है। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ द्वारा हिमाचल प्रदेश एवं लद्दाख क्षेत्र की 6,000 मीटर से ऊंची चोटियों के आरोहण का अभियान आयोजित किया गया। अभियान 2 अगस्त से 3 सितंबर तक चलेगा। अभियान के लिए आज 2 अगस्त को 25 सदस्य महिला पुरुष दल डोईवाला स्थित सीमा सुरक्षा बल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवेंचर व एडवांस ट्रेनिंग से भारतीय पुलिस सेना महानिरीक्षक अशोक कुमार द्वारा झंडी दिखाकर रवाना किया गया। बता दें कि इस दल का नेतृत्व लवराज सिंह धर्मशक्तु एवरेस्ट विजेता कर रहे हैं। इस अभियान का उद्देश्य पर्वतारोहण कौशल और शैक्षणिक क्षमताओं को बढ़ाना तथा स्वच्छ भारत मिशन के तहत ऊंचाई वाले क्षेत्र में पड़े कूड़े कचरे को भी एकत्रित कर स्वच्छ भारत स्वच्छ हिमालय का संदेश प्रसारित करना है। साथ ही इस अभियान के द्वारा 1995 में बीएसएफ के 13 पर्वत आरोहियों को श्रद्धांजलि अर्पित करना भी है, जो लद्दाख क्षेत्र की सांसेर कांगड़ी एक चोटी के आरोहण के दौरान वीर गति को प्राप्त हो गए थे। एक्सपीडिशन है, इसमें महिला और पुरुष दोनों हैं। तो
दोनों की क्षमता बराबर है, ये हम बताना चाहते हैं। प्लस क्या है कि एक्सपीडिशन में हम ना केवल उन 4 चोटियों को फतह करेंगे जो 6000 मीटर से ऊंची है, बल्कि वहाँ पे जो कचरा, गंदगी और जो इस तरह के लोग फेंक के गए हैं, नेचर को प्रदूषित किया है, उनको हम वापस लेके आएंगे। और ये जो हमारी टीम है, जो 22 सदस्यों की टीम है, वो पूरे जितना मैक्सिमम कचरा होगा वहाँ से ला के नीचे लेके आएगा, ताकि इकोलॉजिकल बैलेंस को हम मेंटेन कर सकें। और जनता को हम एक संदेश दें कि भाई नेचर हम सबकी है, हम सबको इसका ख्याल रखना है और सबको इसको सफाई पे ध्यान देना है। सर हाँ, मैसेज हमारा मैसेज यही है कि ये जो प्रकृति है वो हम सबकी है, इसका हमेशा ख्याल रखें, हमेशा इसका सम्मान करें। और जो एडवेंचर स्पोर्ट्स, एडवेंचर गेम्स हैं, जो जिसके लिए हम लोग अपनी ताकत और क्षमता का प्रदर्शन करते हैं, वो उसका कतई मकसद ये नहीं है कि दूसरी चीज़ों का, दूसरे लोगों का ध्यान ना रखा जाए। बीएसएफ का मेन मकसद है कि नए लोगों को भी लेके आना है और उनको भी कराना है, और सारे जितने भी एडवेंचर से जुड़े हुए लोग हैं उनको इस मैसेज जाए कि भाई ये कोई एक माउंटेनियरिंग भी होता है, इन्वायरमेंट से जो है उसको लगाव भी है और इन्वायरमेंट को सेव करता है, यही मेन मकसद है। एवरेस्ट मैंने अलग अलग रूट से 7 बार सबमिट किया है, चाइना साइड से और तिब्बत साइड से और नेपाल साइड से, और मैक्सिमम टाइम मैंने उसको लीड किया है। और प्लस सफाई में ज़्यादा फोकस किया हमने। 2017 में मैंने वहाँ से 1500 केजी गार्बेज उठा के लाए, जिसमें से 1000 केजी गार्बेज जो है 22,000 फीट के ऊपर की हाइट से पहली बार हेलीकॉप्टर से लाया गया वहाँ से। तो नेपाल टूरिज्म ने पहली बार उस एल्टीट्यूड में गार्बेज लाने के लिए हेलीकॉप्टर का जो है परमिशन दिया था, अदरवाइज़ रेस्क्यू के लिए तो देते हैं। तो वो एक बहुत बड़ा वो था, और वहाँ से हमने ह्यूमन वेस्टेज, डेड बॉडीज़ वो उठा के लाए नीचे को, और वो एक बहुत बड़ा मैसेज पूरे इंटरनेशनल लेवल में गया। और लास्ट ईयर खुद नेपाल गवर्नमेंट ने फिर एक इसी तरह से अभियान रखा था। तो आज काफ़ी उसका एक प्लस पॉइंट है, और अच्छा लगता है कि बीएसएफ इस तरह से काम करता है तो लोगों को ये मैसेज जाता है और लोग उसको अप्लाई करते हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी होता है इसका। नैनीताल जिले के कॉर्बेट सिटी रामनगर क्षेत्र में अवैध रूप से बनाई गई 3 अवैध मज़ारों को आज धामी सरकार ने बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। ये अवैध मज़ारें 2 हफ्ते पूर्व चिन्हित की गई थी और इन्हें प्रशासन द्वारा नोटिस दिया गया था। जानकारी के मुताबिक उत्तराखंड में धामी सरकार का सरकारी भूमि पर अवैध धार्मिक संरचनाओं और कब्जों के खिलाफ अभियान पंचायत चुनावों के बाद पुनः शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पिछले दिनों कहा था कि सरकारी भूमि पर अतिक्रमण के खिलाफ अभियान थमा नहीं है। इसी क्रम में रामनगर क्षेत्र में सरकारी भूमि पर बनी 2 अवैध मज़ारों को आज प्रशासन ने बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। इनके नीचे किसी भी प्रकार के अवशेष नहीं मिले। पक्के सीमेंट की बनी इस संरचनाओं को डंपर में डालकर ले जाया गया। एक अवैध मज़ार सरकारी स्कूल में भी बनी हुई थी, जिसे लेकर सोशल मीडिया में भी चर्चा हुई थी। पंचायत चुनाव में कांग्रेस समर्थित प्रत्याशियों की जीत से कांग्रेस खेमा इतना उत्साहित है कि अब 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव की जीत के दावे ठोक रहा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता धीरेन्द्र प्रताप का कहना है कि अब भाजपा की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। कांग्रेस के ही वरिष्ठ नेता सूर्यकांत धस्माना भी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में कांग्रेस के पक्ष में अच्छे नतीजे आने के बाद आने वाले 2027 विधानसभा चुनाव के भविष्य को देख रही हैं। उधर भाजपा भी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में अपने समर्थित प्रत्याशियों की जीत को लेकर उत्साहित है। भाजपा खेमे में भी जश्न मनाया जा रहा है, लेकिन कांग्रेस भाजपा के जश्न को खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे की कहावत कहकर भाजपा पर निशाना साध रही है। उत्तराखंड के जिला पंचायत चुनाव में कांग्रेस ने ऐतिहासिक जीत हासिल की है, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये उत्तराखंड में जो धामी सरकार है भाजपा की, इसकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है और कांग्रेस ने बहुत शानदार प्रदर्शन इसमें किया है। ये भाजपा के जो भ्रष्टाचारी शासन है उस पर एक तरह से जनता की चोट है, और मैं कहना चाहता हूँ कि 2027 में जो चुनाव होने वाले हैं, भाजपा आप समझ ले उनके जो यहाँ पर एक भ्रष्टाचार का राज मचा हुआ है, निकम्मेपन का राज मचा हुआ है, उसके अंतिम दिनों की शुरुआत हो गई। ये कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के लिए बहुत उत्साहवर्धक है। पूरे राज्य में, चाहे वो गढ़वाल संभाग हो, चाहे कुमाऊं संभाग हो, चाहे तराई का उधम सिंह नगर का इलाका हो, कांग्रेस को लोगों ने बहुत बड़े पैमाने पर वोट दिया है। जिला पंचायतों के सदस्यों पर, क्षेत्र पंचायत के सदस्यों पर और ग्राम प्रधानों के रूप में कांग्रेस विचारधारा के लोग बड़ी संख्या में जीत के आए। हमने कुल 198
अपने अधिकृत प्रत्याशी जिला पंचायत में उतारे थे और देहरादून राजधानी में हम लोग अधिकृत लोगों में 12 लोग जीते हैं, जिसमें 12 के अलावा 4 लोग कांग्रेस की विचारधारा के हैं। जो हमने खाली सीट छोड़ी थी उनमें 4 लोग कांग्रेस के और जीत करके आए हैं। इसी प्रकार से अल्मोड़ा से लेकर के और उत्तरकाशी तक कांग्रेस के लोग बड़ी संख्या में जीत के आए हैं। कुल 198 में से 138 सीटें कांग्रेस ने अधिकृत उम्मीदवारों ने जीती हैं। अभी क्योंकि हम कंपाइल कर रहे हैं, आज सुबह ही पूरा चुनाव का गिनती संपन्न हुई है, इसलिए बहुत सारी जगह के अभी अधिकृत उम्मीदवार जो जीते हैं उनके रिपोर्ट हमारे पास नहीं आई है। जैसे ही रिपोर्ट आएगी हम जारी करेंगे, लेकिन 138 सीट कंफर्म है कि 198 में से 198 में से 138 कांग्रेस के अधिकृत उम्मीदवार जिला पंचायतों में जीते हैं। हम लोग आने वाले समय में हमारी एक कोशिश रहेगी कि 12 जो जनपदों में जिला पंचायत अध्यक्ष बनने हैं, अधिकांश में कांग्रेस के जिला पंचायत अध्यक्ष बने और क्षेत्र पंचायतों में भी हमारे प्रमुख बड़ी संख्या में जीत के आएंगे। कि मैं इसे खिसियाहट के रूप में देखती हूँ। अपनी खिसियाहट मिटाने के लिए वो प्रदेश की जनता की आंखों में हमेशा से धूल झोंकते आए हैं, एक बार फिर धूल झोंक रहे हैं जश्न मनाकर। उनसे कहिए ना, मैं चैलेंज करती हूँ भाजपा के नेताओं को, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और आंकड़े रखें। यहाँ देहरादून जिसको वो अपना गढ़ मानते थे, यहाँ 12 सीट कांग्रेस लाई है, 7 पर अटक गई है भाजपा। यहाँ सारे दिग्गज नेता बैठते हैं उनके, और 10 विधानसभा में से 9 सीट उनके कब्जे में है। उसके बावजूद भाजपा का ये हश्र किया है देहरादून की जनता ने, और यही हाल 12 जिलों में चुनाव हुए हैं। 12 जिलों में अगर हम देखें तो पौड़ी और अल्मोड़ा में कड़ी टक्कर रही है कांग्रेस और भाजपा की। 10 में भाजपा को पछाड़ दिया है कांग्रेस ने। तो अब ये अगर तिकड़मी करें या ये चकड़ैती करें वो अलग बात है, जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए या ब्लॉक प्रमुख के लिए, लेकिन कुल मिलाकर जनादेश इनके बिल्कुल विरुद्ध आया है। और मैं चुनौती दे रही हूँ भाजपा के सारे बड़े दिग्गज नेताओं को, प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए और आंकड़े रखिए, बताइए देश की जनता को, विपक्ष को और मीडिया को कि कितने आपके जीते, कितनों को आपने अधिकृत किया था, और इस जश्न में कौन बड़ा नेता शामिल था, जरा मुझे बताइए। देहरादून में तो रेल पेल है बड़े नेताओं की भाजपा की, लेकिन जश्न में, नाच गाने में और मिठाई वितरण में तो खजान दास और अजय। जिला पंचायत सीट शेरपुर की जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी रूपाली के द्वारा पंचायत चुनाव की मतगणना में धांधली का गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने निर्वाचन आयोग के द्वारा मिलीभगत करके रूपाली को हराया गया और दूसरी प्रत्याशी को विजयी घोषित किया। जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी रूपाली ने कहा कि वह लगभग 1200 वोटों से आगे चल रही थी और घोषणा भी कर दी गई थी, लेकिन बाद में उन्हें हारा हुआ दिखाया गया, जिसको लेकर उन्होंने विरोध भी किया तो पुलिस प्रशासन के द्वारा वहां पर लाठीचार्ज किया गया। रूपाली ने कहा कि उस समय उन्होंने प्रशासन से दोबारा से मतगणना करवाने की भी मांग की थी, लेकिन प्रशासन ने उनकी एक नहीं सुनी, जिसको लेकर वह जिलाधिकारी देहरादून कार्यालय भी गई और अपनी फरियाद जिलाधिकारी के समक्ष रखी, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। रूपाली ने कहा कि वे उच्च न्यायालय जाएंगी और न्याय की लड़ाई लड़ेंगी। सर मैं हारी नहीं, मैं जीती भी हूँ और अब भी जीती भी हूँ। मैं अपने आप को हार घोषित नहीं कर सकती। क्यों? उन्होंने जब हमारी 31 तारीख को मतगणना हुई थी सर, उन्होंने हमें ये बोला है कि हम 1200 वोट से आगे चल रहे हैं। जब हम 1200 वोट से आगे चल रहे थे फिर उन्होंने हमें कहता जीत गए। 3 बजे हमारा रिजल्ट आ चुका था सर। 3 बजे जैसे हमारा रिजल्ट आ चुका था, उन्होंने हमें घोषित कर दिया गया था सर कि हम जीत चुके हैं। और जब हम जीत चुके थे तो सर हमने ये कहा कि हमारा प्रमाणित कर दीजिए और हमें ऑनलाइन पेपर दे दो। तो उन्होंने ये कहा कि 10 मिनट का टाइम लगेगा। फिर सर हमारे बंदों ने वेट किया, फिर 15 मिनट का टाइम बताया उन्होंने सर, फिर 20 मिनट का टाइम बताया। टाइम बताते बताते 6 बज गए सर, 7 बज गए, 8 बज गए, 10 बज गए, 12 बज गए। फिर उसके बाद सर उन्होंने क्या करा, हमें ऑनलाइन पेपर नहीं दिया। चुपचाप सर उन्हें केतली वालों को ऑनलाइन पेपर दे चुका था। मैम ऐसा क्यों हुआ? सर ऐसा इसलिए हुआ सर, जो रवि कश्यप है यहाँ पे, राम शरण के लड़का, जिला पंचायत की तैयारी कर रहा था सर वो, तो उन्हें पद नहीं मिला, उन्हें टिकट नहीं मिला। उन्हें जब पता चला है कि एसटी सीट आ रही है, कोशिश करी इन्होंने समन्वय करने की, पर उन्हें मौका नहीं मिला सर। फिर उसके बाद इन्होंने क्या काम करा सर, जब इन्होंने मसा घपला करा सेदेव कुंडी रहे विधायक के सैंसपुर के, तो उन्हें फोन किया। उन्होंने क्या काम करा कि तुम एक काम करो, तुम वहां अंदर चले जाओ, ये साबित कर दो कि हम जीत चुके हैं। सर जैसे इन्होंने ये घपला धपला करा इन्होंने सारे में, तो उन्होंने अंदर से क्या करा हमें ये नहीं पता सर क्या हुआ अंदर। मैडम आपकी तहसीलदार से भी कुछ नोकझोंक हुई थी रात के जी सर, हमारे आरओ देहरादून के जिला पंचायत सर, उनका नाम है उमेश्वर सर,
तो सर उन्हें भी हमने ये कहा है, सर हमारी दोबारा से कार्रवाई करो और सर हमें मौका दो, एक बार दोबारा से काउंटिंग करो। सर उन्होंने हमारी एक भी नहीं सुनी सर, जो पुलिस वाले हैं सर उन्होंने हमारे साथ बदतमीजी की। उत्तराखंड खास खबर में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।